नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 3। पाठ का नाम आपको पता है, मांग। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में देखा मांग के नियम के अपवाद, मतलब मांग का नियम, और आज हम देखेंगे मांग का नियम के अपवाद। मांग का जो नियम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के मतानुसार, यदि अन्य परिबल स्थिर रहें, वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है तो मांग में विस्तार होगा, जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होती है। ठीक है, तो मांग में क्या होगा? संकुचन। ये उसकी परिभाषा, उसके आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे मांग के नियम के अपवाद। तो मांग के नियम के अपवाद में विद्यार्थी मित्रों, मांग के नियम की धारणाएं परिपूर्ण होने के बावजूद कई विषयों में अपवाद देखने को मिलते हैं, जिसमें मांग के नियम के विरुद्ध दिशा में परिवर्तन देखा जाता है। विरुद्ध दिशा में मतलब उसके विपरीत दिशा में क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलेगा, उल्टा यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैसे? अर्थात कि वस्तु की कीमत घटने के बावजूद, वस्तु की कीमत क्या होती है? घटती है, उसके बावजूद भी मांग बढ़ने के बदले घटती है। कभी कभी क्या होता है, हमने मांग के नियम में क्या देखा कि जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग भी घटती है। ठीक है, मतलब मांग बढ़ती नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है कि हमने तो ये देखा, हमने तो ये पढ़ा कि वस्तु की कीमत घटे तो मांग बढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वस्तु की कीमत घट रही है तो मांग भी घट रही है। तो मांग बढ़नी चाहिए ना? नहीं, यहाँ विपरीत दिशा देखने को मिल रहा है कि वस्तु की कीमत घटने के बावजूद भी मांग बढ़ने के बदले क्या होती है? घटती है। वस्तु की कीमत बढ़ने के बावजूद भी मांग घटने के बजाय क्या होती है? बढ़ती है। अभी हमने देखा कि वस्तु की कीमत जब घटती है तो मांग भी घटती है। उसी तरीके से सेम उसका जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग भी क्या होती है? बढ़ती है। जबकि हमने मांग का नियम क्या पढ़ा कि वस्तु की कीमत घटने पर मांग क्या होती है? बढ़ती है, और वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है? घटती है। मतलब विपरीत देखा। और यहाँ पर क्या हुआ? कीमत घटी तो मांग घटी, कीमत बढ़ी तो मांग बढ़ी। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम मांग के नियम के अपवाद की कुछ मुद्दे देखेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला मुद्दा है प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तु। प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तु मतलब कि प्रतिष्ठित वस्तु, जिसको अपने पास रखने से व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि मेरी प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसी वस्तु की हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, सोना, चांदी, गहना, महंगी कार, महंगा मोबाइल। ठीक है, तो जो लोग बहुत सारे चेन पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं, सोने चांदी की जो भी बहुत सारी वस्तुएं पहनते हैं, तो बाकी सामाजिक स्तर पर उनसे कम या सस्ते या वजन में कम पहनने वाले लोगों को वो क्या समझते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा कम है और इससे मेरी प्रतिष्ठा ज़्यादा है। ठीक है, जो व्यक्ति रोज़ सोने चांदी की अनेकों अंगूठियाँ चेन पहन के रखता हो तो उसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो रही है, उसे ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, उसका बॉडी लैंग्वेज बाकी लोगों की तुलना में क्या होता है? अलग देखने को मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति महंगा फ़ोन लिया हो उसकी प्रतिष्ठा अलग। अरे यार, आपका ही कोई मित्र हो, अगर 50,000 का कोई फ़ोन खरीद के लाए और आपके हाथ में सिर्फ 20,000 रुपये का फ़ोन हो, तो आपकी प्रतिष्ठा में और उसकी प्रतिष्ठा में अंतर देखने को मिलता है। आप अल्टो की कार खरीद कर लाते हैं और कोई ऑडी की कार खरीद के लाता है आपका दोस्त, तो दोनों की प्रतिष्ठा में क्या होता है? अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बाजार की बात करें, खूब महंगी और प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम सही नहीं है। क्या है? मांग का नियम सही नहीं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मांग का जो नियम हमने देखा, पहले अगर हम मांग की फिर से एक बार बात करें कि मांग का क्या है कि वस्तु की कीमत घटे तो मांग बढ़े, वस्तु की कीमत बढ़े तो मांग घटे। जबकि मांग का नियम क्या था
मांग के नियम के अपवाद में क्या था यहाँ पर कि वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग घटती है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जो मांग का नियम था उससे यहाँ पर पूरा का पूरा अलग देखने को मिलता है। वस्तु की कीमत घटे तो मांग घटे, वस्तु की कीमत बढ़े तो मांग बढ़े। इस तरह से अब आपको ये लग रहा होगा कि जो सोना चांदी, महंगी कार, महंगा मोबाइल है तो इसकी कीमत तो ज़्यादा होगी, इसकी मांग घटनी चाहिए। बिल्कुल उल्टा, एकदम विपरीत देखने को मिलता है। जो समाज के धनिक वर्ग होते हैं उनकी जो प्रतिष्ठा होती है वह अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर सोना चांदी, महंगी कार, महंगे मोबाइल की जितनी ज़्यादा कीमत बढ़े वे लोग उतना ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमने ये जो सामाजिक स्तर है, जो प्रतिष्ठा वाली बात है, वहाँ पर क्या होगा, महंगी वस्तु और महंगी होगी। क्यों? क्योंकि धनिक वर्ग समाज का उसे अधिक खरीदने की कोशिश करेगा, अपनी प्रतिष्ठा में वह कमी होने नहीं देगा। ठीक है, अगर आपके पास अल्टो कार है और आपका कोई मित्र ऑडी कार लेकर आता है तो अब आपकी सोसाइटी में सामाजिक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई, तो आपके मन में भी ऐसा होगा कि अब मैं भी ऑडी कार लेकर आऊं ताकि समाज के अंदर मेरी भी प्रतिष्ठा क्या हो, बनी रहे। इस तरह से जो महंगी वस्तु थी आपने भी उस महंगी वस्तु की खरीदी की तो आपने कमी नहीं की, तो महंगी वस्तु की खरीदी क्या हो गई, बढ़ी, उसकी मांग बढ़ी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो अमीर वर्ग के लोग वस्तु की कीमत जितनी ऊंची उतना उस वस्तु में रहा हुआ प्रतिष्ठा मूल्य अधिक, ऐसा मानते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया वही आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो अमीर वर्ग है, जो महंगी वस्तु है उसकी जितनी ज़्यादा खरीदी करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलती है, वो ऐसा मानते हैं। वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी उतना उसकी मांग घटाने के बजाय क्या होगा, बढ़ाते हैं। वो भी मैंने अभी आपको समझाया कि वस्तु की कीमत जितनी अधिक उसकी मांग घटेगी नहीं, उसकी मांग क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो और इसके विपरीत मतलब उसके अलावा उसके विपक्ष में वस्तु की कीमत कम हो तो उसमें रहा हुआ प्रतिष्ठा मूल्य क्या होगा, कम। क्योंकि आपके पास अगर 50,000 का फ़ोन है, आपके मित्र के पास अगर 20,000 का फ़ोन है तो क्या होगा, उस कम प्राइस वाले फ़ोन की वजह से उसकी प्रतिष्ठा जो है कम देखने को मिलती है, ये उसको सहन नहीं होगा। इसलिए वो क्या करता है, अमीर वर्ग वाला, जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, वह धनिक जो लोग होते हैं वह अधिक कीमत वाली वस्तु खरीदना पसंद करते हैं। अमीर लोग ऐसी वस्तुओं की मांग घटा देते हैं, मतलब सस्ती वस्तु की जो मांग है उसे घटा देते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, अत्यंत सस्ती वस्तु। अत्यंत सस्ती वस्तु मतलब माचिस। ठीक है, देखिए, नमक, दिया सलाई, पिन, जो पिन आती है स्टेपलर की, वो, समाचार पत्र। आपके घर में जो नमक का पड़ीका आता है 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, तो उसकी कीमत नहीं बढ़ती है। अगर उसकी कीमत बढ़ भी जाती है तो क्या आप नमक अधिक खाना पसंद करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दाल के अंदर जितनी नमक की मात्रा चाहिए उतनी ही रहती है। सब्जी के अंदर जितनी नमक की मात्रा चाहिए उससे हम नहीं बढ़ा सकते। अगर 50 रुपये किलो के भाव से नमक आप खरीद के लाते हो और नमक की कीमत घटकर 30 रुपये हो जाए तो क्या करोगे आप? 2 चम्मच नमक के बजाय 4 चम्मच खाना पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि उसके स्वाद बिगड़ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो दिया सलाई है, ठीक है, तो अगर 1 रुपये की एक दिया सलाई आती है और उसकी कीमत घटकर 50 पैसा हो जाए तो क्या करोगे आप? ज़बरदस्ती 2 दिया सलाई जलाओगे? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। जो काम एक दिया सलाई करती है वही काम दूसरा दिया सलाई भी करती है, दोनों अगर साथ में जलाओगे तो भी। इसलिए कोई उसमें अधिक खर्च करना पसंद करता नहीं है। इसलिए समाचार पत्र मतलब 5 रुपये का एक न्यूज़पेपर आता है, अगर उसकी कीमत घटकर 3 रुपये हो जाए तो ऐसा तो है नहीं कि आप मान लो कि दिव्य भास्कर पेपर 5 रुपये का आप लेकर आए, तो आपने कहा भाई 2 दिव्य भास्कर दे दो, आज 2 पेपर पढ़ेंगे,
ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर पेपर की कीमत 5 रुपये है, 5 रुपये थी, 5 रुपये रहेगा, उसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। अगर इसकी कीमत कम भी हो जाती है, सस्ती भी हो जाती है, तो भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर इन वस्तुओं की कीमत बढ़ भी जाए, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने घटने की बात की, अगर बढ़ जाता है, जैसे नमक है 50 रुपये किलो के भाव से हम लाते थे, अगर 30 रुपये होता है, घट रहा है, तो हम उसका उपयोग बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर 50 रुपये का जो नमक था वो उसकी कीमत बढ़कर 100 रुपये हो जाए, 80 रुपये हो जाए, मतलब बढ़ना ही है, तो क्या करोगे? उसकी मात्रा, खर्च करने की मात्रा घटा दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दाल का स्वाद खराब हो जाएगा, सब्जी का स्वाद जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए अगर समाचार पत्र है 5 रुपये का आता है, उसकी कीमत बढ़कर 8 रुपये हो जाए, तो क्या करोगे? आधा समाचार पत्र खरीदोगे? नहीं, आपको तो पूरा समाचार पत्र खरीदना पड़ेगा और आपको 8 रुपये देना पड़ेगा। तो ऐसी जो अत्यंत सस्ती वस्तु है, इनकी कीमत घटने या इनकी कीमत बढ़ने पर इनके मांग में कोई परिवर्तन देखने को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी कीमत घटने से इनके उपयोग में कोई अंतर नहीं होता है, इनकी कीमत बढ़ने से इनके उपयोग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए देखो, मांग पर ग्राहक की आय का बहुत थोड़ा हिस्सा खर्च होता है। ठीक है, ये सस्ती वस्तु आती है, बहुत थोड़ा आय का हिस्सा खर्च होता है। ठीक है, इसलिए ऐसी वस्तु की कीमत में कमी वृद्धि होने के बावजूद ग्राहक के द्वारा वस्तु पर होने वाले कुल खर्च में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आप 4 लोग हो घर में, तो मुझे तो नहीं लगता कि महीने में 2 किलो से ज़्यादा नमक खाओगे। ठीक है, तो अगर 50 रुपये किलो के भाव से आपको नमक मिलता है तो 2 किलो का 100 रुपये हुआ, और अगर आपकी आय 20,000 रुपये है तो उसमें से मात्र 100 रुपये नमक के पीछे खर्च हुआ, तो आपकी आय का बहुत कम भाग इन वस्तुओं के पीछे क्या होता है? खर्च होता है। अब यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे टांकड़ी है, टांकड़ी जो 2 कागज़ को जोड़ने के लिए आती है, पिन, उसे टांकड़ी। ठीक है, या स्टेपलर, जो पंचिंग करते हैं वह स्टेपलर कि पिन के भाव घटने, देखिए ध्यान से, भाव घटने पर लोग इस प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ाते नहीं हैं। क्या है? बढ़ाते नहीं है, स्थिर है। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, जैसे टांकड़ी है, स्टेपलर है, नमक है, दिया सलाई, पिन है, समाचार पत्र। इन वस्तुओं की कीमत घटे या बढ़े, जो व्यक्ति है वह इनकी मांग ना घटाता है ना बढ़ाता है, वो क्या करता है? स्थिर रखता है। क्योंकि इनकी कीमत घटने से इनका उपयोग नहीं बढ़ा सकते हो। जहाँ पर 1 पिन की ज़रूरत है वहाँ पे 2-4 पिन नहीं लगा सकते हो, जहाँ पर 1 स्टेपलर की ज़रूरत है वहाँ पे 2-4 नहीं लगा सकते हो। इनकी कीमत बढ़ने से इनका उपयोग घटा भी नहीं सकते हो। जितनी नमक की मात्रा आपको चाहिए उतना लेना ही पड़ेगा, 1 समाचार पत्र लेना ही पड़ेगा, स्टेपलर अगर आप जो भी उपयोग में ले रहे हो उतना लेना ही पड़ेगा। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, ये हमने 2 पॉइंट अभी देखे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, हल्के प्रकार की वस्तुएं। अभी तक हमने प्रतिष्ठा मूल्य वस्तु और अत्यंत सस्ती वस्तु देखा, अब हम हल्के प्रकार की वस्तु की चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हल्के प्रकार की मतलब ऐसा नहीं कि वजन में हल्का हो, नहीं, उसकी जो गुणवत्ता होती है वो हल्की है, उसकी जो क्वालिटी है वो हल्की होती है, जिसे हम निम्न प्रकार की वस्तु के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हल्के प्रकार की वस्तु है, इसे सर रॉबर्टसन, देखिए सर रॉबर्ट गिफन ने इसका नाम दिया। ये अर्थशास्त्री थे, सर्वप्रथम सर रॉबर्ट गिफन ने हल्के प्रकार की वस्तु को निम्न प्रकार हल्के प्रकार की वस्तु का नाम दिया। इसके लिए इसका नाम गिफन वस्तु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हल्के प्रकार की वस्तु, निम्न गुणवत्ता की वस्तु और गिफन वस्तु, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जैसे गेहूं की तुलना में ज्वार, आप गेहूं की रोटी खाइए और ज्वार की रोटी खाइए तो दोनों में अंतर होगा। गेहूं की कीमत 40 रुपये किलो है, ज्वार की कीमत 20 रुपये किलो है, तो दोनों में अंतर है।
तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर गेहूं की कीमत क्या है, अधिक, और ज्वार की कीमत कम। तो ज्वार जो है वो हल्के प्रकार की वस्तु है। उसी तरह से शुद्ध घी और वनस्पति मतलब डालडा जिसे कहते हैं, तो जो शुद्ध घी है वो 1000 रुपये किलो है और जो डालडा है वो 400 रुपये किलो है। तो दोनों में क्या है, अंतर है। तो गेहूं की तुलना में ज्वार हल्की है, शुद्ध घी के बदले में जो वनस्पति घी है वो हल्का है। इसलिए जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, ज्वार और वनस्पति घी का उपयोग करते हैं। आगे आप समझेंगे कि समाज का गरीब वर्ग ऐसी चीज वस्तुओं का अधिक प्रमाण में उपयोग करता हो जिससे हल्के प्रकार की वस्तु जैसे कि ज्वार की कीमत घटने पर गरीब वर्ग की वास्तविक आय बढ़ती है। वास्तविक आय बढ़ना मतलब कि अगर ज्वार की कीमत यहाँ पर 20 रुपये है तो 20 रुपये किलो के भाव से खरीदने से उसका पैसा क्या होगा, बचेगा, उसके पास बचत शक्ति जो है वो बढ़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी वास्तविक आय बढ़ती है जिससे यह गरीब वर्ग ज्वार की तुलना में गेहूं की खरीदी करने को प्रेरित होता है। अब जब पैसा बचेगा तो व्यक्ति खराब क्यों खाएगा, वो अच्छा खाएगा, अच्छी गुणवत्ता की वस्तु खरीदने की कोशिश करेगा। तो अब ये गरीब व्यक्ति क्या करता है, ज्वार खरीदने के बदले गेहूं खरीदना पसंद करता है। यहाँ पर अगर हम चावल का उदाहरण लें तो जो गरीब व्यक्ति है वह 20 रुपये किलो के भाव का चावल खरीदता है, लेकिन वह उसकी जब आय बढ़ती है, खरीद में परिवर्तन नहीं होता है, आय में परिवर्तन होता, आय बढ़ती है और चावल 20 रुपये का ही खरीदता है, तो लंबे समय के बाद आय बढ़ने के बाद वो क्या करता है, 40 रुपये के भाव वाला चावल खरीदना पसंद करता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों उसकी जब वास्तविक आय बढ़ेगी और वह क्या करेगा, अच्छी गुणवत्ता की वस्तु खरीदना पसंद करेगा। परिणाम स्वरूप ज्वार की कीमत घटी होने मतलब घटने के बावजूद भी, घटी होने के बावजूद भी ज्वार की मांग बढ़ने के बजाय क्या होगा, घटेगी। जो गरीब वर्ग के लोग थे पहले उनकी आय कम थी, वो गेहूं के बदले ज्वार की खरीदी करते थे। ज्वार की खरीदी करने से और उनकी आय बढ़ने से उनकी वास्तविक आय बढ़ती है। उनकी वास्तविक आय बढ़ने से वे अब ज्वार की खरीदी नहीं करते हैं। किसकी खरीदी करते हैं, गेहूं की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये गेहूं बराबर 40 रुपया किलो और ये ज्वार बराबर 20 रुपया किलो। तो अब कुछ समय के बाद गरीब व्यक्ति की वास्तविक आय बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर गेहूं की कीमत 45 रुपये हो जाता है और यहाँ पर इसकी कीमत 25 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो भी वो क्या करेगा, इसकी खरीदी करेगा, किसके, ज्वार की। लेकिन लंबे समय के बाद अब क्या हुआ, इसकी कीमत घटाते हैं। ये 40 रुपये था, इसकी कीमत घट के 30 रुपये होती है और इसकी कीमत घटकर 15 रुपये होती है। तो अब जो गरीब वर्ग का व्यक्ति था 20 रुपये में तो ज्वार खरीदता ही था, वह अब 15 रुपये में ज्वार की खरीदी नहीं करेगा, वह 30 रुपये में गेहूं की खरीदी करना पसंद करता है। इसलिए ज्वार की कीमत घटने के बावजूद भी ज्वार की मांग बढ़ती नहीं है, वो बल्कि घटती चली जाती है, क्योंकि गरीब वर्ग के लोग अब ज्वार के बदले गेहूं खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए चौथा पॉइंट है ग्राहकों की पसंदगी। हम पहले भी शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि ग्राहक को जो पसंद होगा वही वस्तु वो खरीदेगा, भले महंगी हो कि सस्ती हो, ठीक है। अब यहाँ ग्राहक की पसंदगी के ऊपर है, भले उसकी आय कम हो या ज़्यादा हो, उसको जो पसंद होगा उसकी खरीदी वो करता है। यहाँ पर हम देखेंगे ग्राहक किसी निश्चित प्रकार की वस्तु के लिए कोई धारणा बना ले कि मुझे ये वस्तु खरीदनी है, भले चाहे जैसे, भले कितने की भी हो, सस्ती हो कि महंगी हो, अगर वह धारणा बना लेता है कि मुझे ये वस्तु खरीदनी है, तो ग्राहक के उस वस्तु के प्रति रुझान मतलब जो प्रवाह के कारण संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ने के बावजूद मांग में कमी नहीं होती है। भले मांग बढ़े, वस्तु की कीमत भले बढ़ जाए। देखिए
भले वस्तु की कीमत बढ़े लेकिन उसके मांग में कोई कमी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राहक ने ऐसी धारणा बना ली है, ऐसा दिमाग में फिट कर लिया है कि उसको वस्तु चाहे जितनी महंगी क्यों ना पड़े, चाहे जितनी वस्तु की कीमत क्यों ना बढ़े, लेकिन वह वही वस्तु खरीदेगा। ठीक है। अथवा वस्तु की कीमत घटने के बावजूद, वस्तु की कीमत अगर घट जाती है तो उसके बावजूद भी मांग में बढ़ोतरी नहीं करते हैं। मांग में क्या करेगा? बढ़ोतरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो पसंद है, उसकी कीमत घटे या उसकी कीमत बढ़े, वह अपने साथ कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं होता। वह अपनी पसंदगी के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं होता है। भले वस्तु महंगी हो कि भले वस्तु सस्ती हो, वह उसी वस्तु की खरीदी करता है। जैसे कि टूथपेस्ट या जूता चप्पल। ठीक है। आप अगर दंत क्रांति करते हैं तो आप कोलगेट नहीं खरीदेंगे। भले दंत क्रांति की कीमत बढ़े या घटे, आप दंत क्रांति करेंगे। अगर आप कोलगेट करते हैं तो आप दंत क्रांति नहीं खरीदेंगे, आप पेप्सोडेंट नहीं खरीदेंगे, आप अन्य कोई कोलगेट नहीं खरीदेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो करते हो आपको पसंद है, आप उसकी कीमत बढ़े या घटे उसके साथ कोई समझौता करने वाला ही नहीं हो। आप अगर बाटा कंपनी की जूता खरीदते हैं, ठीक है, उसके बदले में अब वो बाटा कंपनी जूते की कीमत बढ़ाए या घटा दे, आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अगर जो समझौता कर चुके हो, जो आपको पसंद है, आप उसी वस्तु की खरीदी करना पसंद करते हो। इसलिए ग्राहक की जो पसंदगी है उस पर वस्तु की कीमत घटे या बढ़े कुछ उसको फर्क पड़ता नहीं है। तो धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर अपना मांग के नियम के अपवाद पूरा होता है।